हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अशरफ इमाम। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज क्लास 11 में एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम जब देखें, इस चैप्टर की शुरुआत में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आता है, वो है एरिस्टोटले। ठीक है, एरिस्टोटले क्या है? एरिस्टोटले के बारे में अगर हम देखें, उनकी हिस्ट्री को देखें तो एक्चुअली में बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या है? एक है जूलॉजी और दूसरा पार्ट है बायोलॉजी का बॉटनी, है ना, बॉटनी। तो एरिस्टोटले जो है, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो एरिस्टोटले ने क्या किया? सबसे पहले वो साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करने की, क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने क्या किया? प्लांट्स को बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ हैबिट, है ना, कि मतलब कौन सा प्लांट कितना लंबा होगा, उसके बेसिस पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। और वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं? जो सबसे लंबे थे उनको ट्रीज में, उससे छोटे को श्रब्स में, और सबसे छोटे को हर्ब्स में किया। ठीक है, अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया? बेस्ड ऑन प्लांट ग्रोथ हैबिट, प्लांट ग्रोथ हैबिट, प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। कितना? तीन में। ठीक है, जो सबसे लंबे थे उनको किस में रखा? जो सबसे लंबे थे उनको ट्रीज कर दिया। इनसे जो छोटे थे, ट्रीज से छोटे थे, उनको क्या बोल दिया गया? इनको उन्होंने शब बोल दिया। ठीक है, और जो सबसे छोटे थे उनको उन्होंने हब बोल दिया। ये किसने दिया इस तरह का क्लासिफिकेशन? एरिस्टोटले ने। ठीक है, अब बायोलॉजी का दो ब्रांच है। ठीक है, इसके एक तो क्या है? जूलॉजी, जिसको एरिस्टोटले डील कर दिया। ठीक है, दूसरा जो है आपका बॉटनी। बॉटनी का जो फादर है वो कौन है? थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, है ना। थियोफ्रास्टस ने भी यही ग्रोथ हैबिटेट के बेसिस पे ही प्लांट्स को क्लासिफाई किया, बट उन्होंने प्लांट्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। चार कैटेगरीज में क्या किया उन्होंने? प्लांट, ट्रीज, अंडर शब, फिर हब में डिवाइड किया। मतलब थियोफ्रास्टस के इसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड हो जाता है, कौन? अंडर शब। क्या हो जाता है? अंडर शब्स। ठीक है, बाकी वही रहेगा। सबसे पहले आपका क्या होगा? ट्रीज होगा, फिर अंडर शब होगा, फिर शब होगा, फिर क्या होगा? आपका हर्ब्स होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एरिस्टोटले है, इन्होंने क्या किया? जो एनिमल्स हैं उसको भी बेस्ड ऑन कलर ऑफ ब्लड दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक ग्रुप में उन एनिमल्स को लिखा जिनका ब्लड जो था वो रेड कलर का था, और एक में उनको रखा जिनका ब्लड किसी भी तरह का कलर नहीं था, यानी कलरलेस था। ठीक है, इसके बाद के साइंटिस्ट आते हैं क्या? जिनका नाम है कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस, ठीक है, कैरलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं ना, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया? बेस्ड ऑन प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, पूरे दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो क्या था? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल था उनको उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया। ठीक है, प्लांट किंगडम में रख दिया। प्लांट किंगडम के लिए कंडीशन क्या था? कि उसका सेल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर सेल वॉल नहीं था उनको एनिमल किंगडम में रख दिया। ठीक है, एनिमल किंगडम में रख दिया। तो अब इस तरह के क्लासिफिकेशन में जो कैरलस लीनियस ने किया, इसमें ड्रॉबैक्स आ गए बहुत सारे। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे प्लांट किंगडम के अंदर हर उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रख दिया जिसके अंदर सेल वॉल था। तो पहला इसमें आपका क्या आएगा? जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट का जो सेल वॉल होगा वो किसका बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होता है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? जैसे फंगस है, फंगी है, तो इसके अंदर भी जो सेल वॉल होगा ये काइटिन का बना होगा। ठीक है, तब देखिए सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेल वॉल के बेसिस पे इनको उन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया। ठीक है, बट इनका सेल वॉल का कंपोजिशन भी अलग अलग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप देखें तो प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होता है। और जो आपका बैक्टीरिया है ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है ना, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो जैसे फंगी है तो फंगी भी हेटेरोट्रॉप है ना। बैक्टीरिया में कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, बट उसमें मेजोरिटी जो है हेटेरोट्रॉप होता है। तो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप को एक कैटेगरी में रख दिया, पहली बात। दूसरा क्या है? जो बैक्टीरिया है आपका वो क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और जो प्लांट है ये क्या है? आपका यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? बेस्ड ऑन सेल वॉल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट को भी एक ही कैटेगरी में रख दिया। तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या है?
कि इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया है वो क्या है आपका यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। और प्लांट्स जो है क्या होते हैं जनरली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या किए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को भी एक ही कैटेगरी में रख दिए, ठीक है। तो 3-4 मेजर ड्रॉबैक क्या है टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ कैरलस लीनियस का, कि इन्होंने हेट्रोट्रॉप ऑटोट्रॉप को एक साथ रख दिया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ रख दिया, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया, सेल कंपोजिशन अलग अलग होने के बावजूद सबको एक कैटेगरी में रख दिया। तो ये सारी चीजें जो इसमें ड्रॉबैक्स हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है, इन्होंने सिंगल क्राइटेरिया लिया सेल वाल, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लिए। तो अब इस चीज से ओवरकम करने के लिए क्या था, क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो क्राइटेरिया थे इसके अंदर हमें चेंज लाना था, ठीक है, इसके अंदर चेंज लाना था। अब चेंजेस के दरमियान क्या क्या हमें कंसीडर करना था, जैसे हमें ग्रोस मॉर्फोलॉजी के अलावा हमें सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर करना था, जिससे इस चीज से ओवरकम कर सकते, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देख सकते थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख सकते थे, नेचर ऑफ सेल वॉल को देख सकते थे, हैबिटेट्स और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन पॉइंट्स को कंसीडर करके हम इस चीज से ओवरकम कर सकते थे, जो कि टू किंगडम सिस्टम का ड्रॉबैक था, ठीक है। अब जो जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, इन सारे जैसे एरिस्टोटल ने प्लांट्स को हाइट्स के बेसिस पे ग्रोथ हैबिट या फिर हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया, थियोफ्रास्टस ने भी वही किया, ये भी सेल वॉल को कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है, एक सिंगल फीचर के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हैं, सिंगल मॉर्फोलॉजिकल फीचर पे, ठीक है। हर वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें 1 और 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कंसीडर करते हुए क्लासिफाई करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सिंपली उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को अगर करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन, हाँ, नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन। नेचुरल फॉर्मल में क्या होगा, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी होगा, ठीक है, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी। आर्टिफिशियल में क्या होता है, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग लेते हैं, एक होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक में क्या होगा, मॉर्फोलॉजी के साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनिया को भी हम लोग एज अ कैटेगरी एज अ क्राइटेरिया यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब क्या हुआ, टू किंगडम सिस्टम के इतने सारे ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए 1969 में एक साइंटिस्ट आता है आर.एच. विटाकर, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन के सिस्टम को प्रपोज किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया लिए, जिसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। और वो क्राइटेरिया क्या क्या है, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है आपका, सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे ये आपका जो नीट 2026 है, इसका ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसी पॉइंट से क्वेश्चन आया। तो ये 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। अब हम देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से क्लासिफाई किया, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, है ना, उनको क्या किया, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, है ना। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आर.एच. विटाकर ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना, यूकैरियोट, ठीक, यूकैरियोट। सेल स्ट्रक्चर को हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल से भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिस में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो ये यूकैरियोट्स हैं, इनको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, दूसरा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट में कौन आते हैं, जितने भी किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सबको एक जगह मिला के क्या कहलाता है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा बना, ठीक है, जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। अब क्या हुआ, आपका जो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट बच गया, ठीक है, इसको फर्दर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें से कुछ ऑटोट्रॉफ्स थे, जितने भी उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया,
जो हेटेरोट्रॉफ्स थे उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन मोड ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, एक क्या था जिसका इंजेक्शन ऑफ फूड का मैकेनिज्म क्या था, ऑब्जॉर्प्टिव टाइप, है ना। तो जितने भी ऑब्जॉर्प्टिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे उनको रख दिया गया किसमें, किंगडम फंगी में। उनको किस में रख दिया गया, किंगडम फंगी में। ठीक है, और जिनका भी क्या था इंजेस्टिव टाइप का, तो उनको किस में रख दिया गया, किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, तो ये था क्या आर.एच. व्हिटाकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्लासिफाई किया। जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रख दिया, जो यूकैरियोट्स थे उनको फर्दर बेस्ड ऑन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या फिर थैलस ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। सब जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, अब जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कुछ ऑटोट्रॉफ्स थे, जितने भी ऑटोट्रॉफ्स थे उनको किंगडम प्लांटी में रख दिया। अब जो हेटरोट्रॉफ्स बच गए, फिर से इन हेटरोट्रॉफ्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ही बेसिस पे जो ऑब्जर्प्टिव टाइप के थे उनको किंगडम फंगी में रख दिया गया, और जो इंजेस्टिव टाइप के थे वो किंगडम एनिमेलिया में रख दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो अब हम लोग इससे आगे के चैप्टर में जैसे अब हम लोग एनसीईआरटी को देख लेते हैं एक बार। तो ये था बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। इन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपका 2 किंगडम सिस्टम का ड्रॉबैक क्या क्या है। तो ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट को नहीं डिफरेंशिएट कर पाती है, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को नहीं कर पाती है, ये फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम सिस्टम के बारे में हमने बता दिया। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।